ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा खोजा गया प्रमुख धातु कौन है? लोहा को श्याम अयस कहा गया। क्या कहा गया? श्याम अयस। श्याम अयस। और तांबा को लोहित अयस। क्या कहा गया तांबा को? क्लियर है? तांबा को क्या कहा गया? यहाँ तक किन्हीं को परेशानी है? इसके हाँ बोलिए। हाँ अयस, अयस बोलते थे, अयस तो अब बोलते हैं ना, अयस बोलते थे। श्याम अयस, लोहित अयस। श्याम अयस लोहा को और लोहित अयस तांबा को। तो पता चला कि लोहित अयस में लोहे मार दिया, ऐसा ना करिएगा, जस्ट उल्टा है। श्याम अयस लोहा का कहा गया और लोहित अयस तांबा का। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हुए हैं जिसके कुछ प्रवर्तक हैं। अब दर्शन और प्रवर्तक समझते हैं यार? नहीं। दर्शन और प्रवर्तक नहीं समझते। दर्शन का मतलब होता है फिलोसफर। फिलोसफी समझते हैं? इंग्लिश वर्ड में फिलोसफर बोलते हैं। दर्शन का मतलब होता है, बहुत प्रकार के दर्शन होते हैं। उदाहरण तो बता रहे हैं कि फिलोसफर जो होते हैं ना, बहुत प्रकार के दर्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहीं झरना देखने गए तो झरना दर्शन हो गया। अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं ना। उस दर्शन का कुछ प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटर मतलब उसको प्रचार करने वाले, उसको प्रवृत्त करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले। फिलोसफर को आगे बढ़ाने वाले को प्रवर्तक बोलते हैं हिंदी में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इस दर्शन के कौन प्रवर्तक है? क्लियर है? इस दर्शन के कौन प्रवर्तक है, तो वो हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा हम हटाते हैं, ठीक है? भारत में मध्य एशिया से जो लोग आए ना, उनको आर्य कहा गया क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे उनको अनार्य कहा गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ऋग्वैदिक काल के 7वें मंडल में, जैसे कि यहाँ पे जन हुआ, कुल हुआ, विश्व हुआ, राष्ट्र हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में एक घटना घटी जिसका वर्णन 7वें मंडल में है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। कौन सा युद्ध? दशराग। दशराग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम रावी है। ठीक है? रावी नदी के तट पर, हालांकि रावी दे दे तो ठीक है, ना दे तो परुष्णी नदी मारिएगा। दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर या परुष्णी नदी के तट पर। क्लियर है? रावी नदी के तट पर या परुष्णी नदी के तट पर, एक ही बात है। रावी आधुनिक नाम है, परुष्णी प्राचीन नाम है। यह युद्ध सुदास तथा 10 जनों के बीच में हुआ था। सुदास तथा 10 जनों के बीच में, 10 जन। अब 10 जन थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी तो वो अनार्य थे, और सुदास को संस्कृत आती थी इसलिए वो आर्य थे। तो यानी यह युद्ध आर्य तथा अनार्य के बीच में हुआ। मतलब जो आर्य थे और जो अनार्य थे, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसका नाम है सुदास तथा 10 जन। सुदास आर्यों की तरफ से था और 10 जन अनार्यों की तरफ से था। इसमें सुदास का क्या हुआ? विजय। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग, लड़ाई हुआ गाय के लिए। हाँ, तो युद्ध किस लिए होता था? सिर्फ गाय का ही मुद्दा था ना, धन संपत्ति कोई मुद्दा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए युद्ध हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं, उनको हम देखेंगे और यहीं पे याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो दर्शन मतलब आप समझ गए होंगे। दर्शन है, दर्शन समझिए ना जी। दर्शन, उसके कुछ प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मतलब जो इसको बढ़ाए, आगे प्रवृत्त किए या आगे, प्रोप्राइटर इंग्लिश में समझ लीजिए। ठीक है? तो दर्शन में एक है चावर्क। ठीक है? चावर्क दर्शन है, उसके प्रवर्तक है चावर्क। याद हो गया? चावर्क के चावर्क, चावर्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चावर्क। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। योग का पतंजलि। क्लियर है यहाँ तक? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, जिसमें 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहला तत्व प्रकृति को बताया गया। क्लियर है यहाँ तक? सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है कपिल। कौन है? कपिल। और इसके बाद है न्याय दर्शन। कौन दर्शन? न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक है गौतम। न्याय के कौन है? याद करेंगे, चावर्क का चावर्क, योग का, सांख्य का, न्याय का,
उसके बाद है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक है जैमिनी। कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उसके बाद है उत्तर मीमांसा। उसके बाद उत्तर मीमांसा। उसके बाद कौन है? उत्तर मीमांसा, जिसके हैं विदराय। कौन है? विदराय या विदरायन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उत्तर मीमांसा का विदरायन और वैशेषिक है। कौन है? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। यहाँ तक क्लियर है? तो आप क्लास में ही याद करने का पूरा कोशिश करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे चावर का, योग का, सांख्य का, न्याय का, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, वैशेषिक का। क्लियर है? चावर का चावर, योग का, सांख्य का, न्याय का, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, वैशेषिक का। क्लियर है? अब हम रैंडमली पूछते हैं आपसे, बोर्ड तरफ मत देखिएगा, आपकी ईमानदारी ही आपका भविष्य तय करेगा, ठीक है। आप बताइए सांख्य दर्शन के कौन प्रवर्तक है? न्याय का, चावर का, योग का, वैशेषिक का, वैशेषिक का, उत्तर मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का, योग का, सांख्य का, न्याय का, चावर का। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण देवताएं हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण देवता भी हुए हैं जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हिंदू धर्म में, जो कि सनातन धर्म से बिलोंग करता है और सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, ये तो आप जानते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या है ना कि कुछ भी आप लोगों को एप्लीकेशन डालना हो अपने से रिलेटेड तो वो तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि हम लोग का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, ठीक है ना? बटा हुआ, वो देख लीजिए अभी कहाँ कहाँ बटा हुआ है। एक है देवता इंद्र, इसके बाद एक देवता है अग्नि, उसके बाद एक देवता है वरुण, उसके बाद देवता है एक देवता है घव। नाम सुने कभी? ना, सुन लीजिए। एक देवता है घव, आज तक नहीं सुने होंगे आप लोग, इंद्र अरुण मरुण में रह गए। उसके बाद एक देवता है सोम, उसके बाद एक देवता है पूषा, उसके बाद एक देवता है पुषण, उसके बाद एक देवता है अश्विन, उसके बाद एक देवता है विष्णु जी। विष्णु जी को जानते हैं? ऐसे तो कह रहे जैसे आपके घर के बगल ये में रहते है नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत है? और एक देवता है मारुति। क्लियर है? अब देखिए काका का देवता है ये है युद्ध के नेता, युद्ध के नेता और वर्षा का देवता। मतलब आपको अगर वर्षा चाहिए, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा चाहिए तो इंद्र जी की पूजा करिए, इंद्र जी को कहिए, डिपार्टमेंट है वहां पे एप्लीकेशन डालिए। अग्नि है, अग्नि जी का पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, यानी मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ मतलब कड़ी का काम करते हैं। अरे अग्नि जलाए ना, हमें पूजा किए ना, तो वो आपका कांटेक्ट सीधे ऊपर वाला से करा रहे हैं। समझ में आई बात? ये मनुष्य और देवता के बीच में जो कनेक्शन का काम करते हैं कौन करते हैं? अग्नि देवता। वरुण देवता जो है वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है। क्या है? निर्माता है। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है और समुद्र के देवता है। समुद्र के क्लियर है? तो आपसे पूछेगा समुद्र का देवता कौन है? वरुण। सूर्य और पृथ्वी के निर्माता कौन है? मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करते हैं? क्लियर है? युद्ध का नेता कौन है? घव है, वो आकाश का देवता है, आकाश का देवता है और यही देवता सबसे प्राचीन है।
घाव देवता सबसे प्राचीन है। क्लियर है? सोम देवता वनस्पति के देवता है। किसका देवता है? वनस्पति के देवता है। उषा उन्नति के देवता है। माने अगर आपको घर परिवार में उन्नति नहीं हो रहा है, उन्नति चाहिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डालिए। मतलब नहीं बता रहे, हम देवता बता रहे हैं, ठीक है ना? उषा देवता है, ठीक है, मेल फीमेल का नहीं है, इधर देवता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? उषा उन्नति के देवता है। अगर उन्नति नहीं हो रही है तो उषा देवता का पूजा करिए, उषा जी का नहीं। उषण जो है ना वो पशुओं का देवता है, पशु के देवता है। समझ में आ रहा ना? अभी क्लास में याद हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। अश्विन विपत्ति को हरने वाले देवता है, विपत्ति को हरने वाले। अगर बहुत विपत्ति में है, बहुत परेशानी में है तो इधर आइए, ठीक है? विष्णु जी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये है, कुछ नहीं कर पा रहे तो ये है ना, सब देख लेंगे। यानी पालन हारण है, पालन करता है ये। संपूर्ण विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन है? विष्णु जी। और आंधी और पानी का देवता कौन है? आंधी और तूफान का देवता कौन है? क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए एक एक करके याद करते हैं। इंद्र देवता, अग्नि, वरुण, घाव, सोम, उषा, पूषण, अश्विन, विपत्ति को हरने वाला विष्णु जी, मारुत। यहाँ तक कोई परेशानी है? चलिए एक बार कंबाइंड रूप से देखते हैं, ठीक है? चावर्क दर्शन के कौन प्रवक्ता? योग का, सांख्य का, न्याय का, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, वैशेषिक का, इंद्र, अग्नि, वरुण, घाव, सोम, अश्विन। क्लियर है? अब हटा देते हैं, उसके बाद आप लोग से पूछते हैं। तो सर ये हमको लास्ट वाला समझ में नहीं आया। जो मारुत है ना, आंधी तूफान लाएंगे या फिर आंधी तूफान लाएंगे या बंद करवाएंगे? आंधी तूफान का जो डिपार्टमेंट है ना वो इनको दिया गया है कि अगर पृथ्वी पर कभी भी आंधी तूफान आता है तो मारुत देवता का कृपा है। मारुति नाम जो 8वां मंडल लिखित है, बाकी सब मंडल भी लिख ले था। अरे नहीं भाई, लिखित मतलब उसको खिल कहा गया क्योंकि हाथ से लिखित है, ऐसा प्रमाणिक था। ऐसा कुछ नहीं है कि ना लिखा बिना लिखले हो गया था, लिखा ही हुआ था, परंतु इसको हस्तलिखित किया गया। चलिए यही देखिए, आप बताइएगा, आप जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? चलिए सुशील जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। अरे बाबा नहीं जा रहा है, थोड़ा देर रुकिए ना, क्यों परेशान? अरे यार तो फोनवा में हम कैसे घुस जाए बताओ? आ रहा है ना यार, रुक जाओ, 2 घंटा लगेगा, आ जाएंगे तो हम दे देंगे तुमको ना। अरे यार तुमको हम खोज के दे देंगे। हाँ सुशील जी बताइए, सांख्य दर्शन के कौन प्रवर्तक है? सांख्य वही। न्याय का? अच्छा ठीक है। पूर्व मीमांसा का बताइए। जैमिनी। पूर्व मीमांसा का? जैमिनी। ठीक है बैठ। आप बताइए उत्तर मीमांसा का बताइए, बैठे बैठे बताइए। उत्तर विदराय, वेरी गुड।
और बताइए वैशेषी का बताइए। करार, वेरी गुड। आप बताइए चावल का बताइए। चावल, बहुत अच्छा। ठीक है ना, क्लास में याद हो रहा है? पीडीएफ मिलेगा, आप आसानी से घर में एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। कुछ प्राचीन नदियां हैं जिनका आधुनिक नामांकन किया गया। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग नदी के बारे में। इधर लिख देते हैं प्राचीन नाम और इधर लिख देते हैं आधुनिक नाम। एक नदी थी कुंभा, एक नदी थी वितस्ता, एक नदी थी आस्किन, एक नदी थी परुष्णी, एक नदी थी बिपाशा, एक नदी थी सदानीरा, एक नदी थी सुदराती और एक नदी थी गोमती। ठीक है, कुंभा प्राचीन नाम था जिसका आधुनिक नाम काबुल है। ठीक है, कुंभा जो प्राचीन नाम था उसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल। वितस्ता को झेलम नदी कहा गया। क्या कहा गया? झेलम नदी। आस्किन को कौन सा नदी? चिनाब नदी। परुष्णी को रावी। और इसी के बारे में ही बता रहे थे कि दशराग युद्ध कहाँ हुआ है? रावी नदी या परुष्णी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास की विजय हुई। बिपाशा मतलब व्यास नदी। ठीक है ना, वो बिपाशा हीरोइन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बिपाशा नदी ही थी, उसी के नाम पर उसका शायद नाम रखेंगे उसके पेरेंट्स लोग। तो बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। सदानीरा गंडक। कौन सा है? गंडक। और यही गंडक नदी को पार कौन नहीं कर पाया था? गौतम राहुगढ़, जिसके कारण से पाटलिपुत्र को अक्षितों की भूमि कहा गया। सुदराती मतलब सतलज नदी और गोमती मतलब गोमल नदी। गोमती या गोमल भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये कुछ प्राचीन नदियां हैं जिनके कुछ आधुनिक नाम है। क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। कुंभा का, वितस्ता का, आस्किन का, परुष्णी का, बिपाशा का, सदानीरा का, सुदराती का, गोमती का। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक। क्लियर? चले आगे ना। हाँ, हम मिटा दे रहे ना, तब ना पूछेंगे। हम लोग को बता दीजिए सर, 8वां मंडल हस्तलिखित का है सर, बाकी सब कहाँ से लिखा है? सब तो हाथ से लिख लिया सर। अरे यार गोलू, तुम तो बेवकूफ जैसा कभी कभी सवाल करता है। विद्यार्थी जैसा सवाल करो ना, कंपटीशन का स्टूडेंट हो ना तुम। समझ नहीं पा रहे। तुम मकड़ा के जाल में फंस गया, उधर से निकल नहीं पा रहा है। हाँ सर, वही बात है। तो हस्तलिखित बाकी सब तुमसे उतना ही क्वेश्चन पूछेगा यार, उतना ही पूछेगा ना, क्यों परेशान हो रहा तुम? हो गया, क्लियर है ना? ट्रक खरीदा है तुम? अब ट्रक का तुम पूरा इंजन का सर्च कर लेना, कहाँ पे लाइनर पिस्टन लगता है। अब वो तुम्हारा काम थोड़ी है। ट्रक खरीद लिया ना, ड्राइवर चलाएगा, बिगड़ेगा तो समझेगा। तुमसे जो पूछा जाए क्वेश्चन वही पढ़ना है, फालतू का क्यों डिस्कशन कर रहा है? माइंड में आ रहा है उसको कहाँ से लिखा है और लिखते ना। क्यों परेशान हो रहा है मेरे भाई? छोड़ो ना वो सब, ठीक है ना। तुमको विशेष हिस्ट्री जानना है, मतलब कंपटीशन से अलग, मतलब कभी पीएचडी करना है या फिर ऑनर्स पेपर रखना है, तो उसके लिए मेरे से तुम प्राइमरी क्लास ले लेना, अलग से सेपरेट क्लास। ठीक है, वो पूरा इतिहास हम आपको तुमको बता दें। अब इसको हम नौकरी लगवाना है कि इतिहास में मरवा देना है, ऐसे नहीं करना है। हाँ, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की अवधि कितनी रही है? 1000 BC से। क्लियर है? उत्तर वैदिक काल में, अभी जैसे आप ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे, तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था
कि जो जैसा कर्म करता था, मतलब जो जैसा काम करता था उसको उसी आधार पर चिन्हित कर दिया जाता था। जो मतलब लकड़ी का काम करते थे उसको बढ़ई कहा जाता था, जो पूजा कराते थे उनको पंडित कहा जाता था। तो वो कर्म के आधार पर चल रहा था। ऋग्वैदिक काल तक कर्म के आधार पर चला, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोग आए, जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोग आए, वहां पे जो वर्ण है ना, वर्ण तो समझ रहे होंगे, वर्ण बदल गए। मतलब वर्ण जो है ना वो जन्म के आधार पर होने लगा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार का मतलब कि जो पंडित जी पूजा करा रहे थे, अब उनके यहाँ जो कोई भी जन्म लेगा वो पंडित जी है, वो चाहे दारू पीते हो या कुछ करते हो। और जो बढ़ई मिस्त्री है उसके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और वो पढ़ने में तेज है, पूजा करा सकता है, लेकिन वो पंडित जी नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वर्ण जो है ना उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे, उनका स्थान बदल गया। प्रिय देवता यहाँ पे चेंज हो गए, चेंज होकर प्रजापति हो गए। प्रजापति विष्णु जी को ही कहा जाता है। आप समझते हैं इस बात को? क्या नहीं दिख रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बस बात खत्म हो गई। प्रिय देवता कौन हो गए? गोत्र नामक शब्द सुने हैं? गोत्र नामक शब्द सुने हैं? गोत्र नामक शब्द जो है ना वो उत्तर वैदिक काल में ही उत्पन्न हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग करा गया। समझ गए? क्योंकि यहाँ वर्ण क्या हो गया, जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में दो मुद्राएं आ गई। अभी तक तो ऋग्वैदिक काल में मुद्राएं नहीं थी ना, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय क्या से होने लगा, वस्तु विनिमय मुद्रा से होने लगा। वस्तु विनिमय कहाँ से होने लगा, मुद्रा से। तो मुद्रा कितने थे, दो मुद्राएं थी, एक था निष्क और एक था शतमान। निष्क और शतमान को शक्तिमान से भी याद रख सकते हैं, शक्तिमान रखिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। एक था निष्क और दूसरा शतमान। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। उत्तर वैदिक काल में, अभी तो ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा कि लोहे का खोज हुआ था, लेकिन लोहे का प्रयोग कहाँ शुरू हो गया, लोहे का प्रयोग कहाँ हो गया, लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। क्लियर है? लोहे का क्या हो गया, प्रयोग शुरू हो गया। तो लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, मॉडिफाई होने लगे, मतलब आगे की ओर बढ़ने लगे, विकास करने लगे। इनकी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण, ग्रामीण था। तो ग्रामीण में, ग्राम में बटा हुआ था। ग्रामीण, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। तो ग्राम में था, कुल में था, जन में था, राष्ट्र में था। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगा, डेवलप करने लगा। डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि जो जन था ना वो जनपद हो गया। जन क्या हो गया, जनपद हो गया। क्लियर है? और ये जनपद महाजनपद हो गया। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जैसे छोटा सा परिवार धीरे धीरे एक समाज का निर्माण किया, समाज एक प्रखंड हो गया, प्रखंड एक जिला हो गया, उसी प्रकार से बढ़ते चला गया। तो पहले छोटा छोटा जन में रहता था ना, तो वो जन क्या हो गया, जनपद हो गया। बहुत सारे जनों को मिलाकर क्या हो गया, जनपद हो गया। और बहुत सारे जनपदों को मिलाकर क्या हो गया, महाजनपद। जो महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। और इस 16 महाजनपद का वर्णन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में चर्चा किया गया कितने महाजनपद का, 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मगध जनपद। मगध महाजनपद। एक एक करके सभी जनपदों को पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे जानिए। उत्तर वैदिक काल में जब गोत्र का निर्माण हो गया, वर्ण बदल गया, जन्म के आधार पर होने लगा, तो राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ भी शुरू हो गया। ठीक है? राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक के समय यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। उस यज्ञ का नाम है राजसय यज्ञ। राजसय
क्लियर यहाँ तक? क्या शुरू कर दिया गया? जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे इन लोग डेवलप करने लगा, तो महाजनपद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहरी सभ्यता बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन बना? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन बन गया? महाजनपद। दूसरा सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता। और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का तांबे का प्रयोग होने लगा, लोहा मिल गया तो लोहा का प्रयोग होने लगा, तो लोहे का जब प्रयोग होने लगा तो इन लोग विकास करने लगा, जन से जनपद हो गया, जनपद से महाजनपद हो गया। और जब महाजनपद पूर्ण रूप से अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा नगरीय सभ्यता कौन है? क्लियर है यहाँ तक? जी। वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड का प्रयोग हुआ है। 4 प्रकार का मृद भांड, 4 प्रकार के मृद भांड। हाँ ठीक है जी। 4 प्रकार के मृद भांड का प्रयोग हुआ। एक है काला, दूसरा है लाल, तीसरा है धूसर और चौथा मिश्री। लोहा का रंग है। लाल और काला को मिला के क्या हुआ है? मिश्री। लेकिन सबसे फेमस मृद भांड कौन सा था? सबसे फेमस कौन सा था? ठीक है। वैदिक काल में 3 प्रकार का यज्ञ भी प्रारंभ कर दिया गया था। वैदिक सभ्यता में 3 प्रकार का यज्ञ होने लगा। एक हुआ अश्वमेध यज्ञ, दूसरा हुआ वाजपेयी यज्ञ और तीसरा हुआ राजसूय यज्ञ। ठीक है, तीनों का मतलब समझिए। अश्वमेध यज्ञ वह होता था जब कोई राजा यज्ञ करके घोड़े को 2 घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जहां तक जाता था वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। यदि कोई बीच में उसको रोक दे तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। क्लियर है? वाजपेयी यज्ञ राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करता था। वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किस लिए होता था? शक्ति प्रदर्शन के लिए। और राजसूय यज्ञ या राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के लिए होता था। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी या कोई डाउट है? सर, जो वाजपेयी यज्ञ होता था, राजा अपने शक्ति प्रदर्शन, हाँ, शक्ति प्रदर्शन करता था कि मेरे पास जाते थे या फिर अपने राज्य में? अपने ही राज्य में शक्ति प्रदर्शन करते थे, भंडारा करवाते थे, युद्ध करवा मतलब प्रैक्टिस करवाते थे, अखाड़ा करवाते थे, सारी चीजों को कराते थे ताकि अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उनको यह समझ में आना चाहिए कि राजा के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। 26 जनवरी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिल्ली में जो परेड होता है वहां पे मिसाइल दिखाया जाता है, ये वो दिखाया जाता है, बहुत तरह की चीजें दिखाया जाता है। आकाश में एयरफोर्स वाले अपना ताकत दिखाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं? शक्ति प्रदर्शन। वो शक्ति प्रदर्शन है। समझ में आ रही है बात? शक्ति प्रदर्शन है ताकि अगल बगल के जितने भी राष्ट्र हैं उनको ये समझ में आ जाए कि मेरे पास भी एक से एक बढ़कर सैनिक है, एक से एक बढ़कर एक हथियार है। आप देखिए इस चीज को, इसके बाद ही आप निर्णय करिएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ करा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मृद भांड क्या है? मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक है, मृद भांड। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तर वैदिक काल की अवधि कितनी है? वर्ण जो है बदल गया। प्रिय देवता कौन है? गोत्र कब कहाँ से आया? वस्तु विनिमय किससे होने लगा? मुद्रा कितने प्रकार के? कौन कौन? लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ कि नहीं? धीरे धीरे बदलने लगा स्थिति, तो जन क्या हो गया? जनपद क्या हो गया? कुल महाजनपदों की संख्या 16 महाजनपद का चर्चा कहाँ पे है? बौद्ध धर्म के किसमें? उत्तर निकाय में। सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ कराया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता कौन है? 4 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। कौन कौन? सबसे फेमस 3 प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे। कौन कौन?
अश्वमेध राजा द्वारा यह करके छोड़ दिया जाता था घोड़ों को, जहां तक जाता था वो एरिया उसका। जिस समय कोई व्यक्ति उस घोड़े को रोक दे उस समय उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए करा जाता था और राजशाही यज्ञ राज्याभिषेक के समय करा जाता था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।